आबेहयात पार्ट 15। सलार ने बेल की आवाज़ को चंद बार नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे अंदाज़ा हो गया कि फुरकान जाने का कोई इरादा नहीं रखता, और इसका ये इरादा क्यों था वो जानता था। उसने जाकर दरवाज़ा खोला और फिर दरवाज़ा खुला छोड़कर अंदर आ गया। तुमने इमामा को घर से निकाल दिया है? फुरकान ने अंदर आते हुए अपने अकब में दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। मैंने नहीं निकाला, वो खुद घर छोड़कर गई है। सलार ने पीछे देखे बगैर स्टडी रूम में जाते हुए कहा। मुझसे झूठ मत बोलो, तुमने खुद मुझे ड्राइवर को भेजने के लिए कहा था। फुरकान उसके पीछे स्टडी रूम में आ गया। हाँ कहा था, क्योंकि उसने मुझे घर छोड़ने की धमकी दी थी, तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हें कल जाना है तुम आज चली जाओ, लेकिन मैंने उसे नहीं निकाला। उसने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बेतासुर चेहरे के साथ कहा। बीवियां घर छोड़ने की धमकी देती ही रहती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें इस तरह घर से निकाल दो। फुरकान ने बेड पर बैठते हुए कहा। देती होंगी, बट शी डेयर नॉट डू डैट टू मी। उसने फुरकान की बात काट कर कहा। डॉक्टर साहब कितने परेशान हैं, तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं है। ये मेरा और इसका मामला है। वो डॉक्टर साहब को दरमियान में क्यों लेकर आई है? वो सुलगा था, वो कैसे ना लेकर आती। तुम उसे घर से निकालोगे और डॉक्टर साहब को पता नहीं चलेगा। वो चाहती तो ना पता चलता। अगर इतनी जरूरत थी कि घर से चली गई तो फिर इतना हौसला भी होना चाहिए था कि मुंह बंद रखती। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। किस बात पर झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? बस हो गया किसी बात पर। वो कम अज़ कम वजह बताने का कोई इरादा नहीं रखता था। फुरकान आधे घंटे के सवालों जवाब और बहस के बावजूद इससे वजह नहीं पूछ सका। फिर जैसे उसने हथियार डालते हुए कहा, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब तुम उसे लेकर आओ। ये मैं नहीं करूँगा, ना मैंने उसे निकाला है ना मैं उसे लेकर आऊँगा। वो खुद आना चाहती है तो आ जाए, उसने दो टोक अंदाज में कहा। और डॉक्टर साहब ये सब नहीं होने देंगे। वो अपनी मर्जी से गई है या तुमने उसे निकाला है? डॉक्टर साहब का पैगाम यही है, तुम जाकर माजरत करके उसे लेकर आओ। सलार खामोश रहा। मेरे साथ चलो, अभी उसे लेकर आते हैं। मैं नहीं जाऊँगा, डॉक्टर साहब से मैं खुद बात कर लूँगा। अभी बात करो। मैं अभी बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ वो कुछ दिन वहाँ रहे, ये उसके लिए अच्छा होगा। फुरकान अगले 2 घंटे वहीं बैठा उसे समझाता रहा, लेकिन वो इसके इनकार को इकरार में बदल नहीं सका। वो बेहद नाखुश सलार के अपार्टमेंट से गया और इसकी हफ्की ने सलार के फ्रस्ट्रेशन में इजाफा किया। उसने फुरकान से गलत नहीं कहा था। वो वाकई मामा को घर से भेजने का कोई इरादा नहीं रखता था। उसने उसे धमकाने की कोशिश की थी और इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो वाकई उठकर चली जाएगी। उसके इस तरह चले जाने से सलार के इश्तियाल में इजाफा हुआ। उससे शादी के बाद वो पहली बार जिद में आया था, और ये सही था या गलत, एक मर्द की तरह अब इसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो फ्रस्ट्रेटेड था, अपसेट था, लेकिन अब हार मानने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टर सप्तली अगले 4 दिन उसका इंतज़ार करते रहे। वो नहीं आया, ना ही उसने उन्हें फ़ोन किया। उन्हें खुद उसे फ़ोन करने में आर था। उन्हें कहीं ना कहीं ये तवक्का थी कि वो इनका इतना एहतराम ज़रूर करता था कि इनका पैगाम मिलते ही आ जाएगा, लेकिन इसकी मुकम्मल खामोशी ने जैसे उन्हें ज़हनी धचका पहुँचाया था। इमामा उस दिन उन्हीं के घर पर थी। उन्होंने ये बेहतर समझा था कि जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता वो इन्हीं के घर पर रहे। फुरकान डॉक्टर सप्तली के घर और सलार के अपार्टमेंट के दरमियान घिन चक्कर बना हुआ था। वो हर रोज़ डॉक्टर साहब के पास आ रहा था। ये जैसे इस तरफ की शर्मिंदगी को जाहिर करने की एक कोशिश थी जो वो सलार के इसके रवैये पर महसूस कर रहा था। इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा अबतर ज़हनी हालत इमामा की थी। उसे ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि सलार इसके मामले में इस तरह का रवैया दिखा सकता है। वो घर में डॉक्टर साहब और कुलसूम आंटी की परेशानी देखकर खुद को और भी ज़्यादा मुजरिम महसूस कर रही थी, और इसी ज़हनी तनाव की वजह से उसे बुखार रहने लगा था। चौथे दिन डॉक्टर सप्तली ने सलार को फ़ोन कर दिया। वो ऑफिस में बैठा हुआ था और सेल पर डॉक्टर साहब का नंबर देखते हुए वो चंद लम्बे हिल नहीं सका। ये एक ऐसी कॉल थी जिससे वो बचना भी चाहता था और जिसे वो अटेंड ना करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता था। रस्मी सलाम दुआ के बाद डॉक्टर सप्तली ने किसी तमहीद के बगैर उससे कहा, आप अगर शाम को मेरी तरफ आ सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं आ जाता हूँ। अगर मामला हल हो सका तो बेहतर होगा, वरना मामला ख़त्म कर लेंगे। इनके अल्फाज में इसके लिए किसी किस्म का इबहाम नहीं था। मैं आ जाऊँगा, मेहरबानी होगी आपकी। उन्होंने किसी मज़ीद बात के बगैर सलाम करके फ़ोन बंद कर दिया, बल्कि बग़ैर सलाम के फ़ोन बंद कर दिया। वो फ़ोन हाथ में पकड़े बैठा रहा। डॉक्टर सप्तली का ये लहजा उसके लिए नया था, लेकिन गैर मुतवक्का नहीं था। गैर मुतवक्का सिर्फ वो जुमला था जो उन्होंने आखिर में कहा। मामला ख़त्म करने तक की नौबत कैसे आ गई थी? इसके नज़दीक ये सिर्फ एक झगड़ा था। पहली बार इसके पेट में गिरे पड़ी थी। उस शाम को डॉक्टर सप्तली ने हमेशा की तरह उसे दरवाजे पर रिसीव नहीं किया था, ना उसे मुसाफा किया और ना इसके लिए उठे थे। वो मुलाजिम के साथ अंदर आया। डॉक्टर सप्तली लाउंज में कोई किताब पढ़ रहे थे। उसके आने पर उन्होंने वो किताब बंद करके एक तरफ रख दी। सलार सलाम करने के बाद सामने वाले सोफे पर बैठ गया।
मैं तुमसे बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा सलार ने सर उठाकर उन्हें देखा। वो पहली बार इनके मुंह से तुम का तर्ज तखातुब सुन रहा था, और वो भी अपने लिए, वरना वो अपने मुलाजिम को भी आप कहकर मुखातिब किया करते थे। मैं पिछले 4 दिन से सिर्फ इस बात पर शर्मिंदा हूँ कि मैंने इमामा की शादी तुमसे क्यों करवाई। तुम इस काबिल नहीं थे। मोहब्बत के दावे करना और बात होती है, लेकिन किसी औरत को अपने घर में इज्जत से रखना एक बिल्कुल अलग बात। तुम सिर्फ पहला काम कर सकते थे। लाउंज से मुंसलिक कमरे में वो डॉक्टर साहब की आवाज़ और इसकी खामोशी दोनों को सुन रही थी। अपनी बीवी को इस तरह घर से निकलने वाले मर्द को मैं मर्द तो क्या इंसान भी नहीं समझता। तुम्हें अगर इस बात का पास नहीं था कि वो तुम्हारी बीवी है, तो इस बात का पास होना चाहिए था कि वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी को तुमने इस तरह खाली हाथ आधी रात को घर से निकाला है। मैंने उसे घर से नहीं निकाला, वो खुद। सलार ने कुछ कहने की कोशिश की। डॉक्टर साहब ने उसकी बात काट दी। तुमने गाड़ी अरेंज की थी। अंदर बैठी मामा कांपने लगी थी। उसने डॉक्टर साहब को कभी इतनी बुलंद आवाज़ में बात करते नहीं सुना था। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई कि तुम इसके करैक्टर के बारे में बात करो? सलार ने नजर उठाकर उन्हें देखा। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। आपने इससे बात की, बल्कि इससे पूछा ये बात मैंने क्यों की थी? अंदर बैठी मामा का चेहरा फक हो गया था। सिर्फ यही एक बात थी जिस पर वो गिल्टी थी और जिसका इतराफ़ वो इतने दिन से किसी से नहीं कर पाई थी। मैं इससे कुछ नहीं पूछूंगा। मैं तुम्हारे किरदार को नहीं जानता, लेकिन वो 9 साल मेरे साथ मेरे पास रही है। वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिस पर तुम इसके किरदार पर उंगली उठाते। उसे यकीन था वो अब जलाल का नाम लेगा, अब लेगा। इसका पूरा जिस्म सर्द पर रहा था। 1 2 3 4 5। उसका दिल सेकंड से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से धड़क रहा था। सलार एक जुमला इस वक्त डॉक्टर साहब की नज़रों में इसे हमेशा के लिए गिराने वाला था, लेकिन उस तरफ खामोशी थी। फिर इमामा ने इसकी आवाज़ सुनी। एक लम्हे के लिए उसे लगा इसका दिल रुक जाएगा। आई एम सॉरी। उसे यकीन नहीं आया ये वो जुमला नहीं था जिसे सुनने की उसे तवक्का थी। इसकी माजरत ने इसे शौक दिया था, तो डॉक्टर साहब को कुछ और मुश्तल किया। एक बात याद रखना तुम सलार, जो कुछ तुम्हें ज़िंदगी में मिलना है इस औरत के मुकद्दर से मिलना है। ये तुम्हारी ज़िंदगी से निकल गई तो ख्वारी के सिवा और कुछ हाथ नहीं आना तुम्हारे। हाथ मलोगे सारी उम्र तुम। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने तुम्हें इमामा का कफ़ील बनाया। कभी राज़िक बनने की कोशिश भी मत करना। तुम राज़िक नहीं हो इसके। अल्लाह तुमसे बेहतर कफ़ील दे देगा उसे, तुमसे ज़्यादा मेहरबान, तुमसे ज़्यादा ख्याल रखने वाला। वो काटो तो लहू नहीं के मज़दाक बना बैठा था। डॉक्टर सब्तली ने कभी ऐसी बातें नहीं की थी, कभी भी नहीं। शर्मसारी थी जो वो महसूस कर रहा था, और अंदर बैठी मामा भी नदामत के एक ऐसे ही समुंदर में गरक थी। उसे घर में रखना है तो इज़्ज़त से रखो, वरना अभी और इसी वक्त इसको छोड़ दो। तुमसे कई गुना अच्छे इंसान इसके साथ ब्याह दूंगा इसे, जो इसे तुमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने घर की इज़्ज़त बना के रखेगा। मैं आपसे और इससे बहुत शर्मिंदा। आप इसे बुलाएं, मैं इससे माजरत कर लेता हूँ। उसे घुटने टेकने में देर नहीं लगी थी। अंदर बैठी मामा ज़मीन में जैसे घुड़ कर रह गई थी। यह आखिरी चीज़ थी जिसकी तवक्को इसे सलार से थी। कलसूम आंटी से बुलाने आई थी और इसका दिल चाहा था कि वो कहीं भाग जाए। ज़िंदगी में अपने शोहर का झुका हुआ सर देखने से बड़ी नदामत का सामना उसने आज तक नहीं किया था। क्या मलामत थी जो लाउंज में आकर बैठते हुए इसने खुद को की थी? ये सब कुछ इसकी गलती से शुरू हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा माजरत ख्वाह हूँ। जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। जो कुछ किया गलत किया मैंने। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने सर या नज़रें उठाए बगैर इसके बैठते ही कहा था। इमामा के रंज में कुछ और ज़्यादा इजाफा हुआ। आज सलार के साथ ज़्यादती हुई थी और इसकी जिम्मेदार वो अपने आप को ठहरा रही थी। बेटा आप जाना चाह रही हैं तो चली जाओ, नहीं जाना चाहें तो? डॉक्टर साहब ने उससे कहा। नहीं, मैं जाना चाहती हूँ। उसने अपनी आंखें रगड़ते हुए कहा। ठीक है, फिर अपना सामान पैक कर लें, डॉक्टर साहब ने उससे कहा, और वो उठकर कमरे में आ गई। 2 दिन पहले कलसूम आंटी ने इसे कुछ कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें ला कर दी थी। इसने इन्हें एक बैग में रख लिया। डॉक्टर साहब इमामा के उठते ही स्टडी रूम में चले गए और वो सर झुकाए बैठा रहा। बेटा खाना लगाऊं? कलसूम आंटी ने जैसे माहौल को बेहतर करने की कोशिश की। नहीं, मैं खाना खा कर आया था। उसने अब भी नज़रें नहीं उठाई। वो नज़रें उठाने के काबिल ही नहीं रहा था। मुलाजिम सॉफ्ट ड्रिंक का एक गिलास उसे देकर गया। सलार ने कुछ कहे बगैर गिलास उठाकर चंद घूंट ले लिए। उसे अपनी चीज़ें पैक करके बाहर आने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे थे। सलार ने खड़े होकर खामोशी से उससे बैग ले लिया। डॉक्टर साहब भी तब तक स्टडी से निकल आए थे। वो इन दोनों को गाड़ी तक छोड़ने आए थे, मगर हमेशा की तरह वो सलार से बगलगिर नहीं हुए। गाड़ी सड़क पर आने तक दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। फिर सलार ने कहा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आई मिसबिहेव्ड विद यू। वो दोबारा से माजरत की तवक्को नहीं कर रही थी। सलार, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता था कि अब्बू को इतना गुस्सा आएगा। उन्होंने तुम्हारे साथ। सलार ने उसकी बात काट दी। नहीं, ठीक किया उन्होंने जो भी किया। गलत तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने, लेकिन मैंने तुम्हारे करैक्टर के बारे में कुछ नहीं कहा था। तुम्हारा मतलब है तुम ये सब कुछ कहोगे और मैं ये ना समझूं कि तुम मेरे करैक्टर पर उंगली उठा रहे हो?
सलार खामोश रहा। वो मुझे इत्तफाकन उस दिन पार्किंग में मिल गया था। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहना शुरू किया। सलार ने इस बार उसे नहीं टोका। अभी चंद माह पहले उसने दूसरी शादी किया। उसने लंच के लिए स्टार्ट किया। मुझे ख्याल भी नहीं आया कि तुम्हें इतना बुरा लग सकता है, और मैंने लंच तो किया भी नहीं था। कुछ देर रेस्टोरेंट में बैठे रहे, फिर वो आदमी और इसकी मिसिज आ गई। मुझे देर हो रही थी तो मैं वहाँ से घर आ गई। बस इतनी सी बात थी। मेरी गलती बस ये थी कि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं इससे मिली थी, और मेरी गलती ये थी कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। सुन लेनी चाहिए थी। आई ओवर रिएक्टेड। वो अब मध्यम आवाज़ में इतराफ़ कर रहा था। बेइज्जती करवानी थी इसलिए वो बड़बड़ाया था। वो इससे कहना चाहती थी कि वो इस वक्त इसकी किस कदर एहसानमंद हो रही थी, लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। उसके एक लम्हे की खामोशी ने उसकी इज्जत रखी थी और पिछले तमाम दिनों के रवैयों का जैसा कुफारा अदा कर दिया था। वो एहसानमंदी के अलावा इस वक्त इस शख्स के लिए कुछ महसूस नहीं कर रही थी। उस वक्त शक्र और शर्मिंदगी के सिवा कोई तीसरी चीज़ इसके पास नहीं थी। कुछ देर खामोशी रही। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें किसी आदमी के साथ मेरा मिलना इतना बुरा लगेगा, वरना मैं तो कभी। कुछ देर के बाद उसने कहा था। सलार ने उसकी बात काटी। वो कोई आदमी नहीं था इमामा, वो अब मेरे लिए सिर्फ कोई आदमी है। सलार ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसने नाक रगड़ते हुए आंखों को एक बार फिर साफ करने की कोशिश की। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक है। उसने मामा की पेशानी पर हाथ रखकर जैसे टेम्परेचर चेक किया। बुखार है? थोड़ा सा है। डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। नहीं, मेडिसिन ले रही हूँ मैं, बैग में है। वो खामोश हो गया। उन्होंने ऐसी खामोशी में पहले कभी सफ़र नहीं किया था। इस एक वाक़े ने एतमाद के इस रिश्ते में कुछ अजीब दरारें डाली थीं। वो पिछले चंद माह में इसके दरमियान बन गया था। इसको इतना गुस्सा क्यों आया? वो इस तरह का गुस्सा वो खुद भी ये समझ नहीं पाया था। वो गुसील नहीं था। कम से कम पिछले 10 सालों में ऐसा बहुत कम मौका आया था, या ऐसे बहुत कम मौके आए थे जिस पर किसी ने इसकी हव की इतनी तवील महसूस की हो जितनी मामा से हो गई थी। वो जलाल से जेलिस नहीं था, वो इनसिक्योर था। वो इसके मामले में किस हद तक बेख्तियार थी, इसका मुजाहरा वो 10 साल पहले बहुत अच्छी तरह से देख चुका था। जलाल का एकदम दोबारा इसकी ज़िंदगी के मंजरनामे में इस तरह नमूदार होना सलार को एक मर्द के तौर पर बेहद हद तक महसूस हुई थी। बाजी आप कहाँ थी? अगली सुबह वो मुलाजमा की बेल देने पर जागी थी। दरवाज़ा खोलने पर उसे देखते ही मुलाजमा ने पूछा। मैं चंद दिन अपने घर रहने के लिए गई हुई थी, उसने टालने वाले अंदाज में कहा। तबीयत ठीक है आपकी? मुलाजमा ने उसका चेहरा गौर से देखते हुए कहा। हाँ नहीं, बस थोड़ा सा बुखार है और कुछ नहीं। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। कोई खुशखबरी तो नहीं है बाजी? वो बेडरूम की तरफ जाते जाते मुलाजमा के जोश पर ठुटकी और फिर बुरी तरह शर्मिंदा हुई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम सफाई करो। फ़ोन की बेल होने पर वो किचन में अपने लिए नाश्ता बनाते हुए बाहर निकल आई। वो सलार था जो आमतौर पर इस वक्त कॉल किया करता था। इतने दिनों के वक्फे के बाद फ़ोन पर इसकी आवाज़ इसे बेहद अजीब लगी थी। कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो पूछ रहा था। मैं ठीक हूँ, उसने कहा था। नाश्ता करके गए थे ऑफिस? उसे किचन में कोई इस्तेमाल शुदा बर्तन नज़र नहीं आया था। नहीं, लेट हो गया था, नाश्ते के लिए टाइम नहीं था। मुझे जगा दिया होता, मैं बना देती, उसने कहा। नहीं, मुझे भूख भी नहीं थी। रस्मी जुमलों के बाद अब वो खंदक आ गई थी जिससे दोनों बचना चाह रहे थे और बच नहीं पा रहे थे। एक दूसरे से कुछ कहने के लिए इनके पास एकदम अल्फाज ख़त्म हो गए थे, और वो खुद कोई बात ढूंढने में नाकाम रहने के बाद इससे पूछने लगा। कुछ नहीं, वो भी इतनी ही खाली थी। रात को कहीं बाहर खाना खाने चलेंगे, उसने कहा। अच्छा। गुफ्तगू फिर इन स्क्वायर 1 पर आ गई। सलार ने खुदा हाफिज़ कह के फ़ोन बंद कर दिया। वो बहुत देर रिसीवर हाथ में पकड़े बैठी रही। बहुत फ़र्क था इस गुफ्तगू में जो वो एक हफ़्ता पहले फ़ोन पर करते थे और इस गुफ्तगू में जो वो अब कर रहे थे। दरारें बढ़ना ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि निशान कभी नहीं जाते। वो भी यही दिक्कत और यही हद तक महसूस कर रहे थे। उसने ज़िंदगी में एक हफ़्ते में जो कुछ सीखा था वो शादी के इतने महीनों में नहीं सीखा था। किसी इंसान की मोहब्बत कभी गैर मशरूत नहीं हो सकती, ख़ास तौर पर तब जब कोई मोहब्बत शादी नाम के रिश्ते में भी बंदी हो। सलार की मोहब्बत भी नहीं थी। एक नाखुशगवार वाक़या उसे आसमान से ज़मीन पर ले आया था। वो ज़मीनी हक़ाइक़ उसे पहली बार नज़र आए थे जो पहले इसकी नज़रों से ओझल थे। वो सिर्फ महबूबा नहीं थी, बीवी बन चुकी थी। एक मर्द के लिए उसे अब ज़िंदगी दिल और जहन से निकालना ज़्यादा आसान था। सलार ने दूसरों की नज़रों में इसकी इज़्ज़त रख ली थी, लेकिन इसकी अपनी नज़रों में इसे बहुत बेवक़्त कर दिया था। खुशफहमियों और तवक्कात का पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता रेज़ा हो रहा था। वो शाम को जल्दी घर आ गया था और वो जानती थी कि ये इरादी तौर पर था। इसके लिए बैरूनी दरवाज़ा खोलने पर उसने हमेशा की तरह गर्मजोशी से उसे अपने साथ नहीं लगाया था। इससे नज़र मिलाना, मुस्कुराना और इसके करीब आना शायद इसके लिए भी बहुत मुश्किल हो गया था। पहले सब कुछ बेख्तियार होता था, अब कोशिश के बावजूद भी नहीं हो पा रहा था। खाने के लिए बाहर जाते हुए भी गाड़ी में वैसी ही खामोशी थी। दोनों वक्फे से कुछ पूछते, फिर यकहरफी जवाब के बाद खामोश हो जाते। वो पहला डिनर था जो उन्होंने एक दूसरे के सामने बैठे अपनी डिनर प्लेट को देखते हुए किया था, और दोनों ने खाना किसी दिलचस्पी के बगैर खाया था। वापसी भी इसी खामोशी के साथ हुई थी। वो एक बार फिर सोने के लिए बेडरूम में और वो स्टडी रूम में चला गया।
अगले दिन वो तकरीबन 1 हफ्ते के बाद नाश्ते की टेबल पे थे। बात करना नज़र मिलाने से ज़्यादा आसान था और वो बात करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों अपनी अपनी जगह शर्मिंदगी और इन तकलीफ़दा एहसासात को ख़त्म करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ थे, जो इस टेबल पर बिन बुलाए मेहमानों की तरह मौजूद थे। लेकिन वो मेहमान टेबल छोड़ने पर तैयार नहीं थे। 1 हफ्ते के बाद ही वो घर का बना हुआ लंच ऑफिस लेकर जा रहा था। वो इमामा से कह नहीं सका कि उसने पूरा हफ्ता घर पर नाश्ता समेत खाना खाना ही छोड़ दिया था। वो घर इतने दिन इसके लिए भूत बंगला बना रहा। घर से निकलते हुए उसने इमामा से कहा, मेरे दराज में तुम्हारी रिंग है, वो ले लेना। इमामा ने जैसे करंट खाकर अपना हाथ देखा। मेरी रिंग? वो रिंग उसे पहली बार याद आई थी। वो मैंने कहाँ रख दी? मेरे ऑफिस के वॉशरूम में। उसने बाहर निकलते हुए बेतासुर लहजे में कहा। वो खड़ी रह गई। कई दिनों के बाद इस रात सलार ने रगबत से खाना खाया था। वो आमतौर पर 1 चपाती से ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन आज इसने 2 चपातियाँ खाई थी। और बना दूँ? इमामा ने उसे दूसरी चपाती लेते हुए देखकर पूछा। वो खुद चावल खा रही थी। नहीं, मैं पहले ही ओवर ईटिंग कर रहा हूँ, उसने मना कर दिया। इमामा ने उसकी प्लेट में कुछ सब्ज़ी डालने की कोशिश की। उसने रोक दिया। नहीं, मैं वैसे ही खाना चाह रहा हूँ। इमामा ने कुछ हैरानी से उसका चेहरा देखा। वो बेहद गहरी सोच में डूबा इस चपाती के लुक़मे ले रहा था। वो जानती थी कि उसे इसके हाथ की चपाती पसंद है, लेकिन इसने इसे सिर्फ चपाती खाते पहली बार देखा था। उस दिन पहली बार उसने आखिरी लुकमा उसे नहीं दिया। वो खाना खाने के बाद टेबल से उठ गया। वो बर्तन इकट्ठे कर रही थी जब वो कुछ पेपर्स लेकर आया था। ये क्या है? इमामा ने कुछ हैरानी से इन पेपर्स को देखा जो वो इसकी तरफ बढ़ा रहा था। बैठ कर देख लो। वो खुद भी कुर्सी खींचते हुए बैठ गया। वो भी कुछ उलझे अंदाज में पेपर्स लेकर बैठ गई। पेपर्स पे एक नज़र डालते ही उसका रंग फक हो गया था। तलाक के पेपर्स हैं ये? वो मुश्किल बोल सकी। नहीं, मैंने अपने वकील से एक डाइवोर्स डीड तैयार करवाया है। अगर कभी खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल हो गई कि हमें अलग होना पड़ा, तो ये तमाम मामलात को पहले से कुछ खुश असलूबी से तय करने की एक कोशिश है। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। वो अब भी हवास भागता थी। डरो मत, ये कोई धमकी नहीं है। मैंने ये पेपर्स तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार करवाए हैं। सलार ने उसके कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में ले लिया। क्या तहफ़्फ़ुज़ और कैसा तहफ़्फ़ुज़? उसे अब भी ठंडे पसीने आ रहे थे। मैंने अलहदगी की सूरत में फ़ाइनेंशियली सिक्योरिटी और बच्चों की कस्टडी तुम्हें दी है, लेकिन मैं तो तलाक नहीं मांग रही। उसकी सारी गुफ्तगू इसके सर के ऊपर से गुजर रही थी। मैं भी तुम्हें तलाक नहीं दे रहा, सिर्फ कानूनी तौर पर ख़ुद को पाबंद कर रहा हूँ कि मैं अलहदगी के केस को कोर्ट में नहीं लेकर जाऊँगा। फैमिली के ज़रिए मामलात को तय करने की कोशिश करेंगे। अगर ना हुए तो मैं तुम्हें अलहदगी का हक़ दे दूँगा, और ऐसी सूरत में अगर हमारे बच्चे हुए तो इनकी कस्टडी तुम्हें दे दूँगा। एक घर और कुछ रकम भी तुम्हें दूँगा। जो भी चीज़ें सारे अरसे में हक़ महर, तहाइफ़, ज्वेलरी या रुपये और प्रॉपर्टी की सूरत में तुम्हें दूँगा, वो सब खुला या तलाक, दोनों सूरतों में तुम्हारी मलकियत होंगे। मैं इनका दावा नहीं करूँगा। ये सब क्यों कर रहे हो तुम? उसने बेहद ख़ाइफ़ अंदाज में उसकी बात काटी। मैं अपने आप से डर गया हूँ इमामा। वो बेहद संजीदा था। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ सकता है। मैं तुम्हें घर से नहीं निकाला, लेकिन मैंने इस रात ये परवाह नहीं की कि तुम घर से जा रही हो तो क्यों जा रही हो और कहाँ जा रही हो। मैं इतना मुश्तल नहीं था कि मुझे कोई परवाह नहीं थी कि तुम बाहिफाजत कहीं पहुँची भी हो या नहीं। वो बेहद साफ गोई से कह रहा था। और फिर इतने दिन मैंने डॉक्टर साहब की भी बात नहीं सुनी। आई जस्ट वॉन्टेड टू पनिश यू। वो एक लम्हे के लिए रुका। और इस सब ने मुझे खौफजदा कर दिया है। मेरा गुस्सा ख़त्म हुआ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतना गिर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव कर सकता हूँ, लेकिन मैंने किया। बहरहाल मैं इंसान ही हूँ। तुमको साथी की बजाय हरीफ समझूंगा तो शायद आइंदा भी कभी ऐसा करूं। अभी शादी को थोड़ा वक्त हुआ है, मुझे बहुत मोहब्बत है तुमसे। मैं बहुत खुशी खुशी ये सारे वादे कर सकता हूं तुमसे, सब कुछ दे सकता हूं तुम्हें, लेकिन कुछ अर्से बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई तो पता नहीं हमारे दरमियान कितनी तलखी हो जाए। तब शायद मैं इतनी सखावत ना दिखा सकूँ और एक आम मर्द की तरह खुदगर्ज बनकर तुम्हें तंग करूँ। इसलिए अभी इन दिनों जब मेरा दिल बहुत बड़ा है तुम्हारे लिए, तो मैं कोशिश की है कि ये मामला तय हो जाए। सिर्फ ज़ुबानी वादे ना करूँ तुम्हारे साथ। मेरी तरफ से मेरे वालिद के सिग्नेचर्स हैं इस पर। तुम डॉक्टर साहब से भी इस पर साइन करवा लो। डॉक्टर साहब चाहें तो ये पेपर्स वो अपने पास रख लें या तुम्हें अपने लॉकर में रखवा दो। वो आंखों में आंसू लिए इसका चेहरा देखती रही। मैंने तो तुमसे कोई सिक्योरिटी नहीं मांगी, उसकी आवाज़ भराई हुई थी, लेकिन मुझे तो देनी चाहिए ना। मैं ये पेपर्स जज्बात में आकर नहीं दे रहा हूँ तुम्हें, ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर रहा हूँ। तुम्हारे बारे में बहुत पॉसेसिव, बहुत इनसिक्योर हूँ इमामा। वो एक लम्हे के लिए होन काटते हुए रुका। और अगर कभी ऐसा हुआ कि तुम मुझे छोड़ना चाहो तो मैं तुम्हें कितना तंग कर सकता हूँ तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया है। वो फिर रुक कर होन काटने लगा था। तुम मेरा ऐसा वाहिद एहसास हो जिसे मैं पास रखने के लिए फेयर और फाउल की तमीज़ के बगैर कुछ भी कर सकता हूँ, और ये एहसास बहुत खौफनाक है मेरे लिए। मैं तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाना चाहता हूँ ना तुम्हारी हक तलफ़ी चाहता हूँ। हम जब तक साथ रहेंगे बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे, और अगर कभी अलग हो जाएं तो मैं चाहता हूँ एक दूसरे को तकलीफ़ दिए बगैर अलग हों।
वो इसका हाथ थपकते हुए उठकर चला गया। वो पेपर्स हाथ में लिए बैठी रही। पौधों को पानी कब से नहीं दिया? अगली सुबह उसने नाश्ते के टेबल पर सलाड से पूछा था। पौधों को? वो चौंका। पता नहीं, शायद काफ़ी दिन हो गए, वो बड़बड़ाया था। सारे पौधे सूख रहे थे। वो इसका चेहरा देखते हुए हैरान हुई थी। वो जिम से आने के बाद रोज़ सुबह पौधों को पानी दिया करता था। इससे पहले कभी मामा ने इसे अपनी रूटीन भूलते नहीं देखा। वो स्लाइस खाते खाते एकदम उठकर टेरेस का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। चंद मिनटों बाद वो कुछ परेशान सा वापस आया। हाँ, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। इस सुबह वो पौधों को पानी देकर आई थी। तुम्हारी गाड़ी फ़िलहाल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2-4 दिन में मेरी गाड़ी आ जाएगी तो तुम्हारी छोड़ दूँगा। उसने दोबारा बैठते हुए मामा से कहा। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? वर्कशॉप में है, लग गई थी। उसने आम से लहजे में उससे कहा। वो चौंक गई। कैसे लग गई? पता नहीं कैसे लग गई, मैंने किसी गाड़ी के पीछे मार दी थी। वो कुछ माजरत ख्वाना अंदाज में उसे बता रहा था। वो इसका चेहरा देखती रही। वो स्लाइस पर मक्खन लगा रहा था। वो एक्सपर्ट ड्राइवर था और यह नामुमकिन था कि वो किसी गाड़ी को पीछे से मार दे। घर में आने वाली दरारें मर्द और औरत पर मुख्तलिफ तरीके से असरअंदाज होती हैं। औरत की परेशानी आंसू बहाने, खाना छोड़ देने और बीमार हो जाने तक होती है। मर्द इनमें से कुछ नहीं करता है। इसका हर रद्द-ए-अमल इसके आसपास की दुनिया पर असरअंदाज होता है, मगर वो एक रिश्ता दोनों के वजूद पर अपना अक्स छोड़ता है। मजबूत हो तब भी, कमज़ोर हो तब भी, टूट रहा हो तब भी, दोनों अपनी मर्जी से इस रिश्ते से निकलना चाह रहे हों तब भी। इमामा ने उसके चेहरे से नजरें हटा ली। उस रात वो डॉक्टर साहब के घर इस वाक़े के बाद पहली बार इनके लेक्चर के लिए गया था। इमामा हमेशा की तरह आज भी उसके साथ थी। वो आमतौर पर लेक्चर वाले दिन वहाँ आते हुए इमामा को साथ ले आया करता था या सईदम्मा की तरफ छोड़ देता था, जिनका घर वहाँ से 10-15 मिनट के फासले पर था। जितनी देर वो लेक्चर सुनता, इमामा सईदम्मा या आंटी के पास बैठी रहती, फिर वो वहाँ से खाना खाकर आ जाते। डॉक्टर साहब ने आज भी सलाड का इस्तकबाल किसी गर्मजोशी के बगैर सिर्फ हाथ मिलाकर किया था। लेक्चर के बाद डिनर पर भी उन्होंने सलाड के लिए वो पुरानी तवज्जो नहीं दिखाई। डिनर पर फुरकान भी था और डॉक्टर साहब फुरकान से गुफ्तगू में मसरूफ़ रहे। सलाड से होने वाली थोड़ी सी बातचीत आंटी ने की थी। सलाड से ज़्यादा इस रात इस रवैये को इमामा ने महसूस किया था। उसने डॉक्टर साहब तली की किसी के लिए ऐसी हफ्गी पहली बार देखी थी। वो हफ्गी इसकी वजह से और इसी के लिए थी, और इसके बावजूद इमामा को इसका रवैया या इनका ये रवैया सलाड को नज़रअंदाज करना बुरी तरह चुभा था। वापस आते हुए वो परेशान थी। अब्बू, आप सलाड से इस तरह पहली तरह बात क्यों नहीं करते? इमामा अगले दिन सुबह को डॉक्टर सप्तली के ऑफिस से आने के बाद इनके घर आई थी। कैसे बात करनी चाहिए? वो बेहद संजीदा थे, जैसे आप पहले बात करते थे। पहले सलाड ने यह सब कुछ नहीं किया था। इसके बारे में मुझे बहुत खुशगुमानियाँ थी। वो मध्यम आवाज़ में बोले। अब्बू, वो बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। मेरी गलती थी, वरना शायद बात इतनी ना बढ़ती। वो बहुत इज्जत करता है मेरी, बहुत ख्याल रखता है, लेकिन अब ये सब होने के बाद वो बहुत परेशान है। वो सर झुकाए वजाहतें दे रही थी। आप जब उसे इस तरह इग्नोर करते हैं तो मुझे बहुत हिद्दत महसूस होती है। वो ये सलूक तो डिज़र्व नहीं करता। फुरकान भाई के सामने कितनी बेइज्जती महसूस होती होगी उसे। वो बेहद रंजीदा थी। डॉक्टर सप्तली बेसाख्ता हंस पड़े। इमामा ने नजरें उठाकर देखा। मैं जानता हूँ सलाड बुरा आदमी नहीं है, वो परेशान और नादिम है। मैं ये भी जानता हूँ कि कसूर इसका ज़्यादा नहीं है और मेरा इसके साथ रवैया आपको बुरा लगता होगा। वो हैरानी से डॉक्टर सप्तली का चेहरा देखने लगी। बेटा, मैं आपको इसी बात का एहसास दिलाना चाहता था। मर्द जब गुस्से में घर छोड़कर जाता है तो वो जैसे जाता है वैसे ही आ जाता है। उसके घर से जाने पर उसकी अपनी इज्जत पर हर्फ नहीं आता और ना इसकी बीवी की इज्जत पर हर्फ आता है। लेकिन औरत जब गुस्से में घर से निकलती है तो अपनी और मर्द दोनों की इज्जत लेकर बाहर आ जाती है। वो वापस आ जाए तब भी मर्द की और औरत दोनों की इज्जत कम हो जाती है। झगड़ा हुआ था, कोई बात नहीं। उसने गुस्से में बुरा भला कहा, जाने का कह दिया। आप घर के किसी दूसरे कमरे में चली जाती। वो हाथ पकड़कर तो नहीं निकाल रहा था। सुबह होती उसका गुस्सा ठंडा हो जाता, एक आध दिन में बात ख़त्म हो जाती, इतना बड़ा मसला ना बनता। वो रसानियत से उसे समझा रहे थे। मर्द के दिल में इस औरत की इज्जत कभी नहीं होती जिसे छोटी छोटी बातों पर घर की दहलीज पार करने की आदत हो, और ये दूसरी बार हुआ है। उसने चौंक कर डॉक्टर साहब को देखा। वो मुस्कुरा रहे थे। याद है, शादी के दूसरे दिन भी आप नाराज़ होकर सईदा माँ के पास रह गई थी? इमामा ने नादिम होकर सर झुका लिया। उसे यह वाक़या याद नहीं रहा था। मर्द के साथ अना का मुकाबला करने वाली औरत बेवकूफ़ होती है। वो उसे अपना दुश्मन बना लेती है। उखड़पन और ज़िद करके मर्द से बात मनवाई जा सकती है, उसके दिल में अपनी मोहब्बत और इज़्ज़त नहीं बढ़ाई जा सकती। अल्लाह ने आपको बहुत मोहब्बत करने वाला और बहुत सी खूबियों वाला शोहर दिया है। उसने आपकी ऐबजोई नहीं की, बल्कि माजरत करके आपको साथ ले गया। बहुत कम मर्दों में ये सिफ्त होती है। तो अगर कभी कोई कोताही हो जाए इससे या कोई गिला हो तो इसकी मेहरबानियाँ याद कर लिया करो। वो सर झुकाए शर्मिंदगी से इनकी बातें सुनती रही। अगर मैं ये सब बातें इस वक्त आपको समझाता जब आप यहाँ आई थी तो आप मेरी बात कभी ना समझती। आपको लगता है मैं आपके अपने वालिदैन होते तो वो इस सिचुएशन को
सिचुएशन में आपको समझाते नहीं, सिर्फ सपोर्ट करते, इसलिए ये बातें तब नहीं समझाई मैंने। वो ठीक कह रहे थे, वैसे इस वक्त ये सब कुछ कहते तो वो बुरी तरह दिल बर्दाश्त होती। उसने कुछ कहे बगैर वो पेपर निकाल कर उन्हें दिए जो सलार ने उसे दिए थे। ये सलार ने दिए हैं मुझे, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है इनकी, आप इसे बता दें। डॉक्टर सप्तली बेहद गहरी मुस्कुराहट के साथ वो पेपर्स पढ़ते रहे, फिर हंस पड़े। इसने ये बहुत मुनासिब और हिकमत वाला काम किया है। अपने पास आने वाले अक्सर मर्दों को मैंने इन मामलात के हवाले से इसी तरह के तस्फिये का कहता हूँ, और कई मर्दों ने ऐसा किया भी है। सलार के जहन में भी वही चीज़ है, लेकिन उसने आपके लिए कुछ ज़्यादा कर दिया। वो पेपर्स पर नज़र डालते हुए मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मैं वो कुछ कहना चाहती थी जब डॉक्टर साहब ने उसकी बात काट दी। आप भी इसका कुछ ज़्यादा ख्याल रखा करें। वो इसे पेपर्स लौटा रहे थे, ये जैसे गुफ्तगू को ख़त्म करने का इशारा था। उस दिन वो पूरा रास्ता डॉक्टर साहब की बातों के बारे में सोचती रही। उन्होंने उसे कभी नसीहतें नहीं की थी, ये पहला मौका था कि इस तरह की बातें की थी। कोई ना कोई गलती उन्होंने इसकी भी महसूस की थी कि इस तरह उसे समझाने लगे थे। वो खाना पकाते हुए भी इनकी बातों के बारे में सोचती रही। तुम डॉक्टर साहब के पास गई थी? सलार ने शाम को घर आते ही सवाल किया। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? वो खाने के बर्तन टेबल पर लगा रही थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। वो गर्दन से टाई निकालते हुए बोला। ओह, कुछ कहा उन्होंने तुमसे? उसने सलार का चेहरा गौर से देखते हुए पूछा। नहीं, बस वैसे ही कुछ देर बातें करते रहे। मामा को महसूस हुआ वो इससे कुछ कहना चाहता था। हमेशा की तरह कपड़े तब्दील करने के बाद बेडरूम में जाने की बजाय टाई निकालकर बेमकसद किचन काउंटर के साथ टेक लगाए खड़ा डिश में पड़ा सलाद खाने में मसरूफ़ था। आज क्या है खाने में? शादी के इतने महीनों में आज पहली दफ़ा उसने ये सवाल किया था। मामा ने उसे बताया, लेकिन वो हैरान हुई थी। और स्वीडिश? ये सवाल पहले से भी ज़्यादा अचंभे लेकर आया था। वो मीठे का शौकीन नहीं था। कल चाइनीज़ बनाना। वो एक बार फिर इसका चेहरा देखकर रह गई। वो खाने के मामले में फरमाइशें करने का भी आदी नहीं था। कल भी चाइनीज़ था। फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए इसने सादा लहजे में सलार को याद दिलाया। वो गड़बड़ा गया। हाँ, कल भी चाइनीज़ था। कोई बात नहीं, कल फिर चाइनीज़ सही। इसमें कोई हर्ष नहीं। इमामा ने सिर्फ सर हिला दिया। वह फ्रिज से चपातियाँ बनाने के लिए आटा निकाल रही थी। एक्वा ब्लू कलर तुम पर अच्छा लगता है। वो फ्रिज का दरवाज़ा खोले जैसे करंट खाकर पलटी थी। उसने बेहद हैरत से सलार को देखा। एक्वा ब्लू नहीं है ये। उसकी आंखों के तासुर ने उसे गड़बड़ा दिया था। सलार, तुम्हारे साथ क्या मसला है? इमामा ने कहा। क्यों, क्या हुआ? मुझे लगा ये एक्वा ब्लू है। ये एक्वा ब्लू ही है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि क्या मसला है। वो इसकी बात पर बेख्तियार हंस पड़ा। फिर कुछ कहे बगैर वो आगे बढ़ा और इसे साथ लगा लिया। जस्ट वॉन्टेड टू थैंक यू। सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। इमामा ने उसे कहते सुना। वो जानती थी कि वो किस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा कर रहा था। एंड आई एम रियली रियली सॉरी, आई मीन इट। और आई एम रियली रियली सॉरी, आई मीन इट। वो अब दोबारा मुआज़रत कर रहा था। आई नो, उसने मध्यम आवाज़ में कहा। आई लव यू। इमामा का दिल भर आया। उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में सिर्फ पिछले 10 दिन ऐसे थे जिसमें उसने एक बार भी सलार से ये जुमला नहीं सुना था। पहले डॉक्टर सप्तली के घर पर होने की वजह से दोनों के दरमियान राब्ता नहीं हुआ था, और बाद में शायद सलार इसे ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो अगर इससे फ़ोन पर ये नहीं कह पाता था तो फिर SMS पर कुछ ना कुछ लिखकर भेजता रहता था। वाइफ, वुमन, स्वीटहार्ट, डार्लिंग, हनी, डियर, माइन, योर्स, यू, बेस्ट, वेटिंग, मिसिंग, बटरफ्लाई या बेटर हाफ, होपिंग, थिंकिंग, मिसिस, पार्टनर, फ्रेंड, ब्यूटी। वो एक लफ्ज़ी SMS शुरू में उसे बुरी तरह चुभते थे या झुंझलाहट का शिकार करते थे। मुझे क्या पता तुम क्या कहना चाहते हो, पूरा जुमला क्यों नहीं लिख सकते तुम? यकीनन कोई क्लाइंट होता होगा तुम्हारे पास और तुम वक्त बचाने के लिए ऐसे मैसेजेस भेजते हो। अगर क्लाइंट के सामने बैठकर मिसिंग लिख सकता हूँ तो मिसिंग यू भी लिख सकता हूँ, उसने कहा था। तो फिर क्यों नहीं लिखते? इस तरह तो मेरे SMS को कुछ ज़्यादा ध्यान से पढ़ती होगी। उसने लॉजिक दी। उसने दिल में इतराफ़ किया कि वो ठीक कह रहा था। वो कुछ देर इसके एक लफ्ज़ के बारे में ज़रूर सोचती थी। सिर्फ एक जुमला था जो वो हमेशा पूरा लिखता था, आई लव यू। खाली लव यू नहीं लिख देते तुम, ये क्यों पूरा लिखते हो? इमामा ने नोटिस किया था। बताऊँगा तुम्हें कभी। सलार ने उसे टाला था। वो इसे नहीं बता सका कि वो लव के लफ्ज़ पर खाइफ था। इसके जहन में अगर इमामा उभरती थी तो इमामा के जहन में कौन उभरता होगा? और अब वो वन वर्ड राइडल्स गायब हो गई थी तो इसे इसकी कदर व कीमत का एहसास हुआ था। लाशऊरी तौर पर वो इससे तैश और इज़हार मोहब्बत की तवक्का रखने लगी थी, और जब वो सब कुछ गायब हुआ तो वह फ़नी और सिली बातें इसके लिए बहुत संजीदा इशू हो गई थी। वो इससे अलग हो गया था। तुम्हें कैसे पता चला ये एक्वा ब्लू है? अपनी
पोरों से आंखें साफ करते हुए मामा ने बात बदलने की कोशिश की थी। तुम हमेशा अजीब नाम लेती हो कलर्स के। एक्वा ब्लू वाहिद अजीब नाम था जो मुझे ब्लू कलर के लिए इस वक्त याद आया, उसने सादा लहजे में कहा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो कलर ब्लाइंड था, उसे अब अंदाजा हो चुका था। वेरी स्मार्ट, उसने जैसे उसे दाद दी। यू थिंक सो, वो हंसा। येस आई डू, थैंक यू देन, वो कहता हुआ किचन से निकल गया। किचन के वस्त में खड़ी वो इसे जाते हुए देखती रही। वो दुनिया का सबसे अजीब रिश्ता था। दूर हो तो दीवारों का जंगल उग गए, पास हो तो कागज जैसी दीवार भी ना रह पाए। नाराज हो तो गिलों के लिए समुंदर भी कम पड़ जाए, और मोहब्बत हो तो गिला नाम की चीज सहरा में पानी बन जाए। गुस्सा हो तो एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा ना हो, और गुस्सा खत्म हो तो एक दूसरे के बगैर करार मुश्किल हो जाए। वो भी शोहर और बीवी के रिश्ते में मुंसलिक हो जाने के बाद इस ताल्लुक के सारे नशीब अफराज से गुजर रहे थे, और पिछले 10 दिन इसकी ज़िंदगी का पहला नशीब था। जारी है नावल का अगला हिस्सा सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।